हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामड़े है। अ, कुछ दिन पहले मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस जो है एमपीपीएससी का उसका वीडियो बनाया था और उसका मैंने पहला पार्ट डाला था। आज के वीडियो में मैं उसके आगे का पार्ट यानी कि एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा जो है मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें जीएस का जो पेपर 2 है उसमें पॉलिटिकल साइंस का कौन सा हिस्सा बचा हुआ है उस पर जो वीडियो है वो आज के वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें और कहीं न कहीं आपका ज्ञानवर्धन हो और आपकी परीक्षा में उससे आपको सहायता मिले, लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना आगे का वीडियो कंटिन्यूएशन में डाल रही हूँ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान विषय का। यूनिट 2 के अंतर्गत कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है। मैं ये पढ़ देती हूँ। भारत का निर्वाचन आयोग किस तरह से काम करता है, हमारे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो अधिकारी है वो कैसे काम करता है, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं, ऑडिटर कंट्रोलर। हमारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार काम करता है, राज्य के लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन कौन से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त इसी यूनिट में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक जैसे धार्मिक कारक, जातीय कारक, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जेंडर पे जो मुद्दे उठते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी, यानी कि भारतीय राजनीति किन किन मुद्दों से प्रभावित होती है उन सब पे भी। हम सभी देखते हैं चुनाव का समय आता है तो जातीय समीकरण तेज हो जाते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ने लगता है, कई बार ध्रुवीकरण के लिए धर्म के आधार पर एकीकरण करने की बात होती है, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जाति प्रबलता में है, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके कैंडिडेट को वो टिकट देने के लिए पार्टियां प्रयास करती हैं। तो ये सब कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं उसके बारे में इस वाले यूनिट में चर्चा की गई है। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन। जन आंदोलन हमने देखा है अन्ना हजारे जी ने किया था 2013 12-13 में। वो आंदोलन हम सभी ने देखा है। उसके बाद के विश्व भारत पूरे भारत स्तर पर लोकपाल के लिए कितनी तेजी से मांग उठ रही थी, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितनी तेजी से मांग उठी। इसी प्रकार जन आंदोलन होते रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ था, अभी फिर किसान धरने पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार सिविल सोसाइटी किस प्रकार काम करती है और ये जन आंदोलन किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाते हैं अपनी सरकार से बात वार्तालाप स्थापित करने के लिए, अपनी बातों को उनके सामने रखने के लिए। तो इस प्रकार के जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं हमारी भारतीय राजनीति में, उस पर भी इस वाले यूनिट में चर्चा की गई है। यूनिट 3 में लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है। लोकतंत्र क्या है, कितने प्रकार का लोकतंत्र हम देखते हैं। मुख्य रूप से लोकतंत्र को हम जनता के द्वारा जनता का शासन मानते हैं और वो सारी व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपने ऊपर खुद शासन करती है, उसको हम लोकतंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, कितने प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम इस वाली 3rd यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट शामिल कर दी गई है थिंकर की, क्योंकि पहले क्या था, ये अलग से 4th यूनिट थी। अब इस 4th यूनिट को भारतीय राजनीतिक विचारक या चिंतक, भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये विचारकों को पहले पुराने सिलेबस में 4th यूनिट में रखा गया था। नए सिलेबस में इसको 3rd यूनिट में ही मर्ज कर दिया गया है। इन विचारकों में एक इस बार बहुत अच्छी पहल हुई है कि पहली बार किसी महिला विचारक देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में इस बार के सिलेबस में चर्चा की गई है। इससे पहले की, मतलब मुझे महिला होने के नाते थोड़ा सा दुख होता है या खेद होता है कि महिला जो थिंकर रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती इन विचारकों में। हम जवाहरलाल नेहरू के विचार पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के विचार पढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी विचार पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब B.R. अम्बेडकर के विचार पढ़ते हैं, इसमें मानवेंद्र नाथ रॉय के विचार पढ़ते हैं, पर इसमें किसी भी महिला को पहले शामिल नहीं किया गया था। इस बार एक सकारात्मक पहल देखी है कि इसमें अहिल्याबाई होलकर को भी इन विचारकों में शामिल किया गया है।
मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि आने वाले समय में और भी जो महिला विचारक हुई हैं, उनकी राजनीति में कई महिलाएँ हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो किस तरह राजनीति को देखती हैं, वो कैसे दोनों चीज़ों में बैलेंस करती हैं, उनका राजनीति में क्या योगदान रहा है, इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में इस दिशा में और सकारात्मक काम होगा। तो ये वाला पोर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय राजनीतिक विचारक वाला, जो यूनिट 3 में ही जोड़ दिया गया है। यूनिट 4 के अंतर्गत राज्यों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1956 में यानी कि 1956 में क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का विभाजन किया गया था, और उसी समय मध्य प्रदेश सीपी बरार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना था। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश अलग से एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया, उस समय कौन कौन से राज्य बने, इस पे चर्चा की गई है। दूसरा, 2001 में फिर हमने एक बार हमारे राज्य को पुनर्गठन किया गया और छत्तीसगढ़ को कुछ जिले मिला के छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। पहले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो ये राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया 1956 में, और फिर उसके बाद सन 2000-2001 में। ठीक है, उसके बाद इसी में राज्यों की संरचना भी आ जाएगी, उसकी प्रशासनिक संरचना आ जाएगी, उसकी विधानसभा कैसे गठित की जाती है, राज्यपाल की क्या भूमिका है, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रहती है। तो शीर्ष पे राज्यपाल आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का गठन कैसे होता है, वो अपनी मंत्री परिषद कैसे बनाता है, विधानसभा क्या है, विधानसभा के क्या क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। इसी प्रकार भारत में कई राज्यों में विधान परिषद भी कार्य करती है। तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद कैसे अस्तित्व में आती है, भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है, ये सारी चीजें, यानी कि मोटे मोटे तौर पर राज्य से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था इस वाली यूनिट 4 में की गई है। क्योंकि अल्टीमेटली हम राज्य की सेवा की तैयारी कर रहे हैं, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और पीएससी लोक सेवा आयोग है मध्य प्रदेश राज्य का। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो राज्यों की हमें संगठन पढ़ना पड़ेगा, उसमें मुख्यमंत्री किस प्रकार कार्य करते हैं, इस प्रकार की चीजें करनी पड़ेगी। इसी वाली यूनिट में हमारे जो आयोग हैं, महिला आयोग किस प्रकार काम करता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग किस प्रकार काम करता है, बाल आयोग कैसे काम करता है, इसी प्रकार के और भी आयोग हैं जो हमारे भारत में बहुत सारे जो वर्ग हैं ऐसे, जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके मुद्दों को समझने के लिए, मानव अधिकारों की मांग को बढ़ाने के लिए, SC/ST कम्युनिटी के हितों की रक्षा करने के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए हैं। तो उन सब का गठन कैसे किया गया है, उनके क्या कार्य हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को, यानी कि राज्य की पूरी संरचना और कुछ विभिन्न जो आयोग हैं उनकी संरचना के बारे में इस वाली यूनिट में, यूनिट 4 में बात की गई है। इसकी 5वीं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 5वीं यूनिट लोक प्रशासन की होती थी और वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, यानी कि पूरा किताबी उसमें चीजें पूछी जाती थी। 5वीं यूनिट के अंतर्गत पुराने सिलेबस में यूनिट 5 जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने सिलेबस में यूनिट 5 जो था वो लोक प्रशासन था, और उसमें लोक प्रशासन से संबंधित, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीजें पूछी जाती थी। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की विचारधारा क्या है, प्रकृति क्या है, थिंकर कौन कौन से हैं, बहुत सारे इनके बारे में, बहुत सारी उद्यम से जुड़ी, प्रबंधन से जुड़ी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती थी। पर वो बात जो होती थी वो किताबी नॉलेज के बारे में बात होती थी। इस बार के सिलेबस में यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट की गई है, क्योंकि इसमें लोक प्रशासन ना पूछ के मध्य प्रदेश का प्रशासन कैसे काम करता है उसके बारे में बात की गई है। मध्य प्रदेश किन समस्याओं से जूझ रहा है, उनके निदान कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो इस बार ये बिल्कुल नई यूनिट लाई गई है, मध्य प्रदेश सेंट्रिक बना के, यानी कि ये वाली 5वीं यूनिट पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश पर केंद्रित है।
मध्य प्रदेश की प्रशासन कैसे काम करता है, इसमें जिला प्रशासन, पंचायती राज, ग्राम स्तर पर कैसे काम होता है, नगरीय प्रशासन कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला दंडाधिकारी है उसकी क्या क्या शक्ति है, वो किस प्रकार काम करता है, ये सारी चीज़ों को इस वाली यूनिट में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन की क्या शक्ति है, हम सभी जानते हैं संविधान के अनुच्छेद वो 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा हमारे ग्राम स्तर पर पंचायतों को मजबूती प्रदान की गई है। उसी के साथ में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरीय जो स्वशासन संस्थाएं हैं उनको मजबूती प्रदान की गई है। तो इन सब के बारे में क्या क्या इनके सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या किस प्रकार इनका गठन किया जाता है, ये कौन सी शक्तियों का कौन से कार्यों का निर्वहन करती हैं, ये सारी बातों का वर्णन इस वाले पाठ में किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में वंचितों की जो राजनीति है वो किस प्रकार कार्य करती है, मध्य प्रदेश की जनजातियां किन किन समस्याओं से ग्रसित है, वो कैसे इनको दूर कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इन सब व्यावहारिक चीज़ों के बारे में। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको काम फील्ड पे करना है, आपका इंटरेक्शन जनता से होगा, सीधे आपका वार्तालाप उनसे होगा, उनकी समस्याओं से आपको जूझना है, वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके क्या निराकरण हो सकते हैं, किस पर्टिकुलर क्षेत्र की मध्य प्रदेश के अंतर्गत या किस पर्टिकुलर समुदाय की क्या समस्या है, जनजातियाँ किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, या SC ST कम्युनिटी कैसे प्रभावित हो रही है, महिलाओं के कहाँ कहाँ अधिकारों का हनन हो रहा है, इस प्रकार की जो बेसिक समस्याएं हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया जाता है और उनके समाधान का आपको तरीका किस परिप्रेक्ष्य में उनके समाधान हम ढूंढ सकते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने का इस वाली यूनिट में प्रयास किया गया है। एक इसमें बहुत और इम्पोर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश के समसामयिक मुद्दे कौन से हैं, जिसमें नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमारा बहुत सारा क्षेत्र जो है जो छत्तीसगढ़ से लगी हुई बॉर्डर है उसमें बहुत सारे ऐसे जिले अभी भी शामिल हैं जहाँ पे नक्सलवाद अभी भी प्रभावी है। तो उस नक्सलवाद के लिए जमीनी स्तर पर हम कैसे काम कर सकते हैं, उनके निराकरण के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए क्या सरकार नीतियां बना रही है, उनके पुनर्वास के लिए क्या क्या काम कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात इस वाली यूनिट में की गई है। तो इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत डिटेल बनाया गया है, बहुत व्यवहारिक बनाया गया है और उसमें किताबी जानकारी से ज़्यादा आपकी व्यवहारिक जानकारी क्या है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि आपको उन समस्याओं का पता हो जिनसे हमारा राज्य जूझ रहा है और जिनके निराकरण के लिए हमें आगे आके तैयार होना है। इसी प्रकार की सारी चीज़ों के साथ साथ ये वाला जो पूरा पेपर है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। पॉलिटिकल साइंस की मैं क्लासेस ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में लिंक आपको शेयर कर दूंगी या फिर मैं अपना नंबर आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगी। तो आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान की क्लासेस हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अभी अप्रैल में पीटी आने वाला है, मेंस कुछ ही समय में आ जाएगा और मेंस की तैयारी के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है क्योंकि ये सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत टाइम टेकिंग भी है। इनमें समझने में, इन पर अपनी पकड़ बनाने में, उस पर आंसर लिखने के अभ्यास करने में बहुत समय लगता है। दूसरा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, मैं हर किसी स्टूडेंट को यही सलाह देती हूँ, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की या पीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसमें मेंस की तैयारी पहले करें। पीटी का हिस्सा ऐसा है कि आप 6-8 महीने भी पढ़ के उसको निकाल सकते हैं, पर मेंस की तैयारी के लिए क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, आपको लगातार इस पे काम करते रहना है, तो आपको मेंस का पोर्शन पहले कवर करना चाहिए क्योंकि वो इतना विस्तृत है कि पीटी का पोर्शन उसमें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। पर अगर आपका पीटी हो गया और आपका मेंस की तैयारी नहीं है तो फिर आपको आगे चल के समस्या हो सकती है। तो मेरी स्टूडेंट को सलाह रहती है कि आप पहले मेंस की तैयारी पे फोकस करें। दूसरा मैं एक और चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करें तो अपना क्वेश्चन जो है उसके कुछ कीवर्ड्स आपको इंग्लिश के भी पता होना चाहिए। कई बच्चे ये करते हैं कि हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो वो इंग्लिश शब्दों को उनको जानकारी नहीं होती है, तो आप इंग्लिश का भी प्रश्न पत्र पढ़ें और हिंदी में भी प्रश्न पत्र पढ़ें क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन करने के समय
हिंदी में कुछ और शब्द होता है और उसका इंग्लिश में कुछ और ही अर्थ निकल के आता है। ऐसे बहुत सारे हमने, जैसे इसी बार के सिलेबस में है, इसमें जो उद्देशिका है यूनिट 1 का जो पार्ट 2 है, उसमें उद्देशिका को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लिख दिया, जबकि वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, प्रिएम्बल है। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप हिंदी में भी पढ़ें उस चीज को, और इंग्लिश में भी एक बार एक नजर में उसको पढ़ लें कि ये क्या है, क्या चीज है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखें, अपनी तैयारी करते रहें। यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आपको संपर्क सूत्र जो भी होगा वो लास्ट में वीडियो में दे दूंगी। इन्हीं सब बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।